चलिए, पिछली बार कूलॉम्स लॉ पे चर्चा हुई थी और उसी पे आज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए, ये वर्कशीट 1 है शिक्षा क्रांति की, कूलॉम्स लॉ पे। ठीक है, शो फोर्सेस ऑन द चार्जेस। देखो, आ, ये चार्ज Q1 है, राइट, ये चार्ज Q2 है। दोनों का साइन सेम है, साइन यानी चिन्ह सेम है ना, चिन्ह सेम है, राइट। देखो, ये भी पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, देखो प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, दोनों सेम साइन का है। ठीक है, तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? विकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये विकर्षण, आकर्षण हमेशा ऐसे दिखाते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस वाला इसको खींचेगा और प्लस वाला इसको खींचेगा। आकर्षण हमेशा ऐसे होता है, और अगर ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों रिपेल कर रहे हैं। प्रतिकर्षण हमेशा ऐसे होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा बोलो, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो चित्र ऐसा बन जाएगा। बोलो, ठीक है ना? हाँ, बहुत काटे जाओगे, हाँ, नालायक कहीं के। सही है ये? पढ़ने आए तमाशा करने आए हो? करो, हाँ सही है, ये सही है। कह रहा हूं दोनों दोनों पॉजिटिव है, ये प्लस है और ये प्लस है। दो प्लस जब भी होंगे तो एक दूसरे को दूर धक्का देंगे। मूर्ख की तरह करो कि हाँ ये सही है। अभी क्लास में होते तो धोते बढ़िया से तुमको जो है। हम्म, तो इसमें जो है, ये दोनों क्या है, यहाँ दोनों का क्या हो रहा होगा, दोनों सेम साइन के हैं, तो प्लस वाला इधर धक्का देगा और ये वाला उसको उधर धक्का देगा, दोनों के बीच रिपल्शन होगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 इज F1। Q1 ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, जो फोर्स लगा, वो F1 है, और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 इज F2। Q2 ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया वो F2 है। पूछा है कि F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा। ये चार्ज ज्यादा है, Q2 बराबर 3 Q1 है और ये Q1 है। मैंने कहा था कि एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, झगड़ा कर रहे हैं। मोटा वाला पतले पे ज्यादा फोर्स लगाएगा कि पतले वाला मोटे पे फोर्स लगाएगा? कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा, पतला मोटे पे कि मोटा पतले पे? मोटा पतले पे नहीं लगाएगा। फोर्स जो है, अगर दो लोग हैं तो फोर्स 1 वाला आदमी 2 पे जो फोर्स लगाएगा वो वही होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो 2 वाला 1 पे लगाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम याद करो। न्यूटन क्या कहता है, एक वस्तु दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है। अगर दो चीजें हैं ऐसे, भले ये पेन है, छोटी पतली चीज है, ये हथेली मोटी है, ऐसे दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो पेन हथेली पे लगाएगी और हथेली पेन पे लगाएगी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, राइट। इस झंझट में नहीं पड़ना कि Q2 बड़ा फोर्स है इसलिए ये Q1 पे कम फोर्स लगाएगा, Q2 बड़ा चार्ज है इसलिए कम फोर्स लगाएगा। मान लो तुम कि एक चार्ज है, ऐसे देखो, समझो, मान लो कि एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 1000 Q, है ना? ये पॉजिटिव, ये भी है पॉजिटिव, ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, और ये इस पे F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 लगा रहा है। तो क्या करोगे, ये इस वाले ने इस पे जो फोर्स लगाया वो F1 लगाया, तो F1 ज्यादा होगा कि F2 ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? दोनों बराबर होंगे, दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है जितना ये इसको ऊपर लगा पाएगा उतना ही ये इसको ऊपर लगाएगा। सीधा एग्जांपल ये है, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं, हम दोनों एक रस्सी को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और तुम रस्सी को खींचो ही मत, तुम बस पकड़े रहो, और मैं कितना भी ताकत लगाऊं तो रस्सी में टेंशन जीरो पैदा होगा। रस्सी में तनाव के लिए जरूरी है कि दोनों लोग मिलकर खींचे। अगर तुम जीरो फोर्स लगा रहे हो तो जीरो फोर्स लगेगा उस रस्सी।
है ना, ऐसा ही हो गया। तो कभी भी इस चक्कर में मत रहना कि अगर एक बड़ा चार्ज है, फॉर एग्जांपल और थोड़ा देख लो, जैसे हीलियम है, इलेक्ट्रॉन है और हीलियम का न्यूक्लियस है अल्फा पार्टिकल। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा है और हीलियम का न्यूक्लियस में कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्शन होगा, लेकिन ये जो है ना, ये फोर्स F1 और F2, तुम ये मत सोचना कि ये ज्यादा चार्ज है यहाँ पे तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, नहीं, ये दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे। F1 इज इक्वल टू F2, 1 वाला 2 पे वही फोर्स लगाएगा जो 2 वाला 1 पे लगाएगा, और इसकी वैल्यू KQ1Q2/R² होगी, है ना। तो यहाँ आंसर होगा ना, तो F1 ग्रेटर देन F2 नहीं होगा, F1 लेस देन F2 नहीं होगा, F1 इज इक्वल टू F2 होगा। ये बात समझ में आई? बोलो। सुल्तानगंज पे जो है वो वीडियो ऑन कर लें या जैसा समझे, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखो 16वें वाले में क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो 16th में पढ़ो जरा इस प्रॉब्लम को, क्या कर रहा है। देखो यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ हीलियम का न्यूक्लियस, जो हीलियम का नाभिक होता है उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है उसको प्रोटॉन कहते हैं, है ना। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं और हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो पिछली बार मैंने चर्चा की थी अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल में भीतर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे केवल 1 प्रोटॉन है। अब बताओ चार्ज किस पे ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ज्यादा है, कितना है। सुल्तानगंज वाले सेंटर पे बच्चों को शीट नहीं मिली है क्या? तो कितना हुआ यहाँ पे +2, ये वाला यहाँ फोर्स ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, चार्ज इस पे ज्यादा है, तो ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा और ये इस पे कम फोर्स लगाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, न ज्यादा न कम, बराबर ही फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग जो है कूलॉम्स लॉ को लगाते वक्त न्यूटन का तीसरा नियम भूल जाते हैं, वो नहीं भूलना चाहिए। चलिए आते हैं इस पे, 17वां प्रॉब्लम देखो। 17वें प्रॉब्लम में देखो कितने चार्जेस हैं, यहाँ पे चार्ज कौन है, +Q, यहाँ पे चार्ज कौन है, +Q, 2 चार्ज रखे हुए हैं। तुम्हें इस पर फोर्स निकालना है, जहां डब्बा बनाया गया है उस डब्बे पे फोर्स की दिशा दिखानी है, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, क्या करो कि देखो ये +Q वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तीनों प्लस है। तो बताओ ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बोलो। ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको, इस +Q को, ये प्लस वाला इसको धक्का देगा, खींचेगा नहीं। ये प्लस वाला, दोनों सेम चार्ज है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको धक्का देगा अपने से दूर, और ये तो इसने इसको धक्का दिया, और ये वाला इसको क्या करेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला भी इसको क्या करेगा, धक्का देगा, दोनों का नेट धक्का इधर हो जाएगा। तो इस वाले चार्ज पे अगर फोर्स पूछेगा तो हम बोल देंगे कि इधर है कि नहीं। अब देखो जरा एक बात समझो, 18वां प्रॉब्लम अच्छा है, तो देखते हैं। 18th में क्या पूछा है, देखो यहाँ पे +Q है, यहाँ +Q है, यहाँ -Q, ध्यान दो ये प्रॉब्लम है, +Q ये है और +Q ये है और -Q ये। तुमसे पूछा है कि इस पे बताओ कि फोर्स किधर लगेगा। तुम ध्यान दो, जो इसके पास है, ये इसके पास है ना, और ये इसके दूर है, ये पास है और ये दूर है, ऐसा है। पास वाला क्या है, देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पास वाला क्या करेगा, इसको धक्का देगा, धक्का देगा। और ये नेगेटिव वाला दूर है,
नेगेटिव वाला प्लस, ये प्लस माइनस है, ये क्या करेगा, खींचेगा, है ना, ये खींचेगा। और ये वाला क्या करेगा, इसको धक्का देगा। अब बताओ, दोनों बराबर ताकत के हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू में दोनों की ताकत बराबर है, केवल साइन अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है ना। तो बताओ कौन ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे प्लस क्यू है, जो पास में है और जो दूर है, ताकत दोनों की बराबर है, ये दूरी पर है, तो क्या होगा, धक्का बड़ा होगा कि खिंचाव बड़ा होगा। तो पास में है कि दोनों का चार्ज बराबर है, तो पास में जो है उसका धक्का बड़ा हो जाएगा और इसका खिंचाव कम हो जाएगा। दोनों का नेट किधर हो जाएगा, इधर होगा, एफ नेट इधर की तरफ हो जाएगा। इसलिए 18वें प्रॉब्लम में अगर बात की जाए, नेट फोर्स तुम्हारा इधर की तरफ होगा। ये बात समझ में आई। अब देखो 19वें में देखो, एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है, 19वां भी बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन तुमको समझ में आने लगेगा। 19वां देखो क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू सॉरी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। चलो ये वाला इसको क्या करेगा बताओ, खींचेगा कि धक्का देगा, बोलो। खींचेगा, बढ़िया बात, ये खींचा, इसने इसको खींचा। और ये वाला इसको क्या करेगा बोलो, ये माइनस क्यू वाला क्या करेगा, इसको धक्का देगा कि खींचेगा, धक्का देगा। अब बताओ हमको तय करना है कि खींचना और धक्का ये दोनों बराबर है कि कोई ज्यादा है, बोलो। ये धक्का देगा। अब बताओ कौन ज्यादा होगा, दोनों की ताकत बराबर है, ताकत दोनों की बराबर है। अगर एक प्लस क्यू होता, एक प्लस 2q होता या माइनस 2q होता, तो सोचो यहाँ पे 2q वाले की ताकत ज्यादा है, यहाँ पे 2q वाले की ताकत ज्यादा है ना। लेकिन दोनों में ताकत तो क्या है, ताकत यहाँ पे प्लस क्यू की भी उतनी ही है और माइनस क्यू की भी उतनी ही है ना। सुल्तानगंज में आप लोग वीडियो ऑफ कर सकते हैं, आराम से रहिए ठीक। तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ क्या होगा, धक्का और खिंचाव में कौन ज्यादा होगा, जो पास में है वो डोमिनेट करेगा। तो खिंचाव ज्यादा होगा कि धक्का ज्यादा होगा, खिंचाव ज्यादा होगा। एक तो अंट बोल रहा है धक्का ज्यादा होगा, भांग खा के आए हैं बैठे हैं बस। खिंचाव ज्यादा होगा क्योंकि पास में है ना, वो डोमिनेट कर जाएगा। जो पास वाला है जो दूर वाला है, दोनों की ताकत बराबर है, पास वाला खींचेगा, ज्यादा पास में है ना इसलिए डोमिनेट करेगा। और ये जो दूर है वो भी फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स कम पड़ जाएगा क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों की लंबाई, इस वाले तीर की लंबाई ज्यादा है, इस तीर की लंबाई कम हो गई, तो नेट किधर होगा बोलो, नेट फोर्स किधर हो जाएगा, लेफ्ट में कि राइट में, राइट में, इधर की तरफ। इन दोनों का नेट इधर हो जाएगा ना, तो यहाँ आंसर क्या होगा, इसमें इधर होगा। चलो 20वां जरा खुद से ट्राई करो, तब तक 20वां खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 20 खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 20 खुद से ट्राई करो। क्या कर रहा है, प्लस क्यू यहाँ पे है, माइनस क्यू यहाँ पे है और प्लस क्यू यहाँ पे है। तुम्हें इस पे फोर्स निकालना है ना। तो क्या होगा बोलो, ये इन दोनों की ताकत बराबर है, प्लस ये क्यू ये भी है, क्यू ये भी है, प्लस माइनस के लफड़े में मत पड़ना, प्लस माइनस से ताकत डिसाइड नहीं होता है, प्लस माइनस से ताकत डिसाइड नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्लस क्यू क्या करेगा बोलो,
प्लस क्यू इसको क्या करेगा बोलो, दूर, अपने से दूर धक्का देगा, और माइनस क्यू क्या करेगा बोलो बच्चे, खींचेगा। अब तुम हमको ये बताओ कि धक्का ज्यादा होगा कि खिंचाव ज्यादा होगा? खिंचाव ज्यादा होगा, बहुत सुंदर, लेकिन क्यों? जो पास में है वो डोमिनेट करेगा, ताकत दोनों की बराबर है, प्लस क्यू ये भी है माइनस क्यू, प्लस माइनस से ताकत डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होता है उसकी मैग्नीट्यूड से, कि देखो क्यू ये है क्यू ये भी है, प्लस माइनस से तो उसके स्वभाव डिसाइड होते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा कि देखो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, अपने से दूर धक्का देगा, माइनस वाला क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तुम कह रहे हो कि जो पास में है इसके वो डोमिनेट करेगा, और इसने खींचा था, यानी खींचने वाला तीर क्या हो जाएगा, खींचने वाला तीर लंबा हो जाएगा। तो देखो खिंचाव इधर, धक्का इधर, नेट फोर्स किधर हो जाएगा बोलो, नेट फोर्स इधर। क्या बोलोगे आंसर होगा इसका, क्या होगा, नेट फोर्स, है ना। तुम्हें कोई कोई किताब इतने प्यार से तुम्हें डायरेक्शन निकालना नहीं सिखाती है, तुम्हें हमेशा फोर्सेस की डायरेक्शन निकालने का ढंग पता होना चाहिए। दो चार्जेस अगर सेम साइन के हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर वो अपोजिट साइन के हैं, मतलब कि विपरीत चिन्ह के हैं, प्लस और माइनस, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, अब तुमको जो है सीखना पड़ेगा। देखो क्या कर रहा है, अब हम चाहते हैं कि 21वां प्रॉब्लम तुम खुद अपने से करके हमको दिखाओ। 21 प्रॉब्लम तुम खुद अपने से करके दिखाओ, 1 मिनट समय है तुम्हारे पास। तो तुमको लिखना ही नहीं है कुछ, पहले से पेज पे लिखा हुआ है, केवल समझना है तुमको, बस करो। क्या चीज, राइट की लेफ्ट, राइट, चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, देखते हैं यहां क्या होगा। देखो ये प्लस क्यू वाला इसको क्या करेगा, धक्का देगा या खींचेगा। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, खिंचाव होगा, ये खींचेगा, ये खिंचाव होगा, ये खींच। और ये जो प्लस वाला है, ये माइनस वाला इस माइनस वाले को, दोनों सेम साइन के हैं, इसलिए ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। लेकिन बताओ कौन बड़ा होगा, धक्का कि खिंचाव? धक्का बड़ा होगा, क्यों? बिल्कुल, इन दोनों की ताकत बराबर है, तो जो पास में है वो डोमिनेट करेगा, इसलिए धक्के का तीर बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों का नेट किधर आएगा, राइट की तरफ। किसका सही था बताओ जरा, हाथ उठाओ, किसका सही था? गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा सोचो, अब धीरे धीरे देखो, तुम अचानक से पाओगे ना कि बोर्ड के सवाल भी लगने लगे, जेई के सवाल का ऐसा नहीं होता कि वो सवाल कोई अलग से लेकर के आते हैं, तुम उसी को धीरे धीरे बड़ा करते जाते हो, सोचते जाते हो, सवाल निर्मित होते जाते, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, यहां देखो क्या होगा बताओ, प्लस क्यू, यहां पे फोर्स की दिशा किधर होगी, लेफ्ट की तरफ कि राइट की तरफ? क्या कांस्टेंट रहता है? देखते हैं, देखते हैं, ऐसा बात मत बोलो। ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू दोनों सेम साइन के हैं, प्लस प्लस, इसलिए ये इसको धक्का देगा। चलिए, और ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ये भी दोनों सेम साइन के हैं, सेम चिन्ह के हैं, तो ये भी इसको धक्का देगा। लेकिन लेकिन क्या होगा, ये ये चार्ज और ये चार्ज दोनों की ताकत बराबर है, और दूरी भी बराबर है, फोर्स भी बराबर होगा, ठीक है ना। चार्ज, जो फोर्स है वो डिपेंड करता है चार्ज पे और उसकी ताकत पे, डिस्टेंस पे। चार्ज डिस्टेंस बराबर, चार्ज डिस्टेंस बराबर
फोर्स F1 F2 बराबर होंगे। यहाँ पे नेट फोर्स 0 आएगा, डायरेक्शन की बात ही नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आई? देखो धीरे धीरे तमाशा कैसे अचानक से चीजें बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है, अब तुम देखो, देखो बच्चे अभी अब तुम देखो इस वाले सवाल पे आओ, 23 पे आओ। 23 को देखो, यहां पे इन दोनों की ताकत बराबर है ना। देखो 23 वाले में इसकी और इसकी ताकत तो बराबर है, बोलो। तीनों प्लस 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 के हैं। ये वाला इसको क्या करेगा, बोलो, धक्का देगा। ये वाला क्या करेगा, इसको, ये भी धक्का देगा। लेकिन कौन वाला धक्का ज्यादा होगा, जो पास वाला है वो ज्यादा ही धक्का दे देगा, है ना। F1 ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो नेट किधर हो जाएगा, बोलो, F नेट राइट वर्ड्स हो जाएगा, दाहिनी तरफ हो जाएगा। बहुत प्यार से धीरे धीरे सीखते चलो, कुछ होंगे। चलो 24 में देखते हैं। 24 में साथ में करते चलो, शीट में करते चलो, अच्छा लगेगा। 24 में बताओ तो नेट फोर्स किधर होगा, लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? क्या होगा? हाँ 0 होगा यार, हाँ मतलब बराबर, मतलब ये प्लस वाला इस माइनस को खींचेगा, ये प्लस वाला इस माइनस को खींचेगा। अब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है ये मत देखना, तुम केवल इस पर देखना। ये वाला इस पे क्या कर रहा है ये देखना, और ये वाला इस पे क्या कर रहा है ये देखना। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है ये देखना ही मत, तुमको तो इसके बारे में बात करनी पड़ रही है ना। तो ये प्लस क्यू वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ माइनस को। ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ माइनस को। दोनों के चार्ज और दूरियां बराबर हैं, क्यू डी, इसलिए फोर्स भी बराबर होंगे और नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्शन का सवाल नहीं है, ठीक है ना। चलिए 25वें पे आते हैं, 25 पे आते हैं। अच्छा सोचो जरा, ये भी वही सवाल है, अभी कराए हैं। देखो जो पास में है वो डोमिनेट करेगा, ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को खींचेगा जरा ज्यादा। जो दूर में है वो डोमिनेट नहीं करेगा, क्योंकि चार्जेस की स्ट्रेंथ बराबर है, तो ये इसको खींचेगा लेकिन कम। क्या मैं सही बनाया हूं? तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, ये इस पर, नेट फोर्स इधर की तरफ। बनाते चलो उसी पे, इस शीट पे। इस दूसरे बच्चे को शीट नहीं मिली है क्या? तो बनाओ, बैठ के खुजली क्या कर रहे हो, बारात में आए हो, नालायक कहीं के। नहीं पढ़ने का मन है तुम चले जाओ, ठीक है, लेकिन कुछ लिख भी नहीं रहे हो। टीचर चाहिए एकदम बढ़िया आइंस्टीन की तरह से, और रहेंगे खुद दरिद्र की तरह से एकदम से। चलिए 26 और 27 को बाद में करेंगे, 28 पे आते हैं। 28 पे आते हैं। अलग से तुम्हें कॉपी भी लेनी पड़ेगी। क्या करने को तो तुम इस पे भी कर सकते हो, मैं सिखाता हूं कैसे करो। देखो 28वां सवाल में पढ़ता हूं, क्या कर रहा है। यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे एक चार्ज प्लस 2 है। आवाज मेरी स्पष्ट जा रही है ना? ठीक है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज प्लस 2 है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, इंटरेक्शन यानी एक दूसरे पे लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल टू एफ। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो फोर्स कितना लगेगा बताओ, एफ बोल रहा है। इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो एफ बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, एफ कितना होगा, कल बताए थे, के इंटू Q1 Q2 Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इसी को एफ बोल रहा है ना। इन दोनों के बीच जो फोर्स एफ लग रहा है वो K2QQ बाई डी स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, अब प्रॉब्लम में कर रहा है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स यानी बल,
इंटरेक्शन यानी एक दूसरे पे लगने वाला, ठीक है, बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के बीच में एक दूसरे पे लगने वाला बल को वो एफ बोल रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो एफ तुम्हें पता है कूलम्ब्स लॉ, के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, राइट। अब क्या कह रहा है प्रॉब्लम में, देखो, इफ चार्ज Q/4 इज एडेड टू ईच चार्ज, दोनों चार्जेस में तुमने कितना जोड़ दिया बच्चे, Q/4 जोड़ दिया। ध्यान दो, Q वही है, Q वही है, बीच की दूरी है, फोर्स तुमने लिखा हुआ है इतना। अब तुमने दोनों तरफ कितना एडेड यानी जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया, यहां Q/4 जोड़ दिया और यहां भी Q/4 जोड़ोगे तो इतनी गणित आती होगी, ये तुम्हारा 5Q/4 हो जाएगा और ये तुम्हारा 9Q/4 हो जाएगा। वेरी सिंपल। तुम ध्यान दो, नया फोर्स क्या हो जाएगा, दूरी वही रही, के Q1 5Q/4 इंटू Q2 9Q/4 बाई डी स्क्वायर, एफ डैश इतना हो गया। तो इतना कहानी है, नया फोर्स क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। ध्यान दो, ये कितना हो गया, 5 9 45, 45/16 टू के बाई डी स्क्वायर, ठीक है, राइट। और तुम्हारा के Q/2Q/d स्क्वायर को वो एफ बोल रहा है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। ध्यान दो, के Q/2Q/d स्क्वायर को एफ बोल रहा है, तो ये एफ हो गया, तो ये आ गया 2 से 16 का मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया 45/32 एफ। अपने से करो। ये बड़ी बात थी कि आज से 150 साल पहले कूलाम ये जान सका। तुम्हें पिछली बार बात की थी मैंने, अगर यहां पे तुमने एक गुब्बारा ले लिया, गुब्बारे को तुम अपने बाल से रगड़ते हो, हमारे बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन गुब्बारे पे चले जाते हैं, एक गुब्बारा और लिया, तो भी अपने बाल से रगड़ते हो, इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। अब तुम दोनों गुब्बारों को जब पास में ले आओगे ना, तो पास में ऐसे नहीं आएंगे, वो ऐसे आएंगे, एक गुब्बारा उधर भागेगा, दूसरा गुब्बारा इधर भागेगा, दोनों गुब्बारे एक दूसरे से पास भागेंगे, है ना, ऐसा होगा। और मजे की बात एक और है, न्यूमेरिकल में जाना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर कोई टोटी ले आओ तुम यहाँ पानी की, और यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है, पानी गिर रहा है, और यहाँ गुब्बारे को लेके आओ ना, उसी वाले गुब्बारे को जहाँ माइनस माइनस है, कि पानी गुब्बारे की तरफ आने लगेगा, हल्का सा मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तुम्हें ये बात ख्याल रखनी पड़ेगी कि बिना ग्रेविटेशन चैप्टर के बैकग्राउंड के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ सकते। जो घटना धरती और सेब के बीच में घटी थी, वही घटना पृथ्वी और सेब के बीच में जो घटना घटी, वही घटना पृथ्वी और चांद के बीच में भी घट रही है। वो किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच में घट रही है। हम लोग चीजों को अलग अलग तोड़ तोड़ के सोचने के आदी हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, बीच की दूरी r है, तो फोर्स कितना था, Gm1m2/r²। की वैल्यू बहुत कम होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और मजे की बात है कि जो मास के लिए होता है वही चार्जेस के लिए भी होता है। तुमने यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q1 लिया है और यहाँ पे दूसरा चार्ज माइनस Q2 लिया हुआ है, बीच की दूरी r है, फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 9 इंटू 10⁹। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻42 गुना बड़ा है, 10⁻42 गुना बड़ा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम यहाँ देखो, दो चार्जेस थे Q और 2Q, राइट, और उनके बीच फोर्स कितना लग गया, KQ 2Q/d²। तुमने दोनों तरफ कितना फोर्स ऑफ इफ चार्ज Q/4 इज एडेड टू बोथ साइड्स ना, तुमने दोनों साइड कितना चार्ज ऐड कर दिया, Q/4 ऐड कर दिया, इतना जोड़ जानते होगे, ये 5Q/4 हो गया। यहाँ तुमने 2Q में Q/4 ऐड किया, 9Q/4 हो गया। तो नया फोर्स क्या हो गया, नया फोर्स
ना तो Q1 पे डिपेंड करता है ना Q2 पे, वो दोनों के प्रोडक्ट पे डिसाइड करता है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर एक को जीरो कर दोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। अब ये अगर मान लो फोर्स में हम यहाँ Q1 प्लस Q2 लिखते, Q1 प्लस Q2 लिखते, तो एक को जीरो करने पे फोर्स जीरो नहीं होता, माइनस रखते तब भी जीरो नहीं होता। ये बात कुलाम ने सोची, फ्रांस का साइंटिस्ट था। तो मेरा ये कहना है ना कि हमेशा विज्ञान जो है वो बड़ा कोई ना कोई उलझ गया है। जैसे तुम ये समझो कि गैलीलियो उलझ गया था ग्रेविटेशनल फील्ड से, बेंजामिन फ्रैंकलिन उलझ गया था बिजली के, जो आसमानी बिजली गिरती है उससे उलझ गया, और उसको उसने स्टोर कर लिया। जैसे आप बिजली को बैटरी में स्टोर करते हैं, वैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार इतिहास में, आदमियत के इतिहास में, आसमानी बिजली को चाबी में स्टोर, है ना। तो बिजली के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। फिर गुलाम आया, गुलाम ने कहा कि भाई चार्जेस जो है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, तभी तो वो कहाँ पे लगता है। सोचो, ग्रेविटेशनल चैप्टर कहाँ पे पढ़ते हो तुम? ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ते हो तो तुम कहते हो कि भाई ये हमारी पृथ्वी है और ये मून है, तो पृथ्वी के किनारे किनारे घूम रहा है। ठीक बात है। क्यों घूम रहा है? अगर पृथ्वी नहीं खींचती तब तो मून भाग जाता, पृथ्वी जरूर खींच रही है। और माइक्रो लेवल पे भी यही हो रहा है। यहाँ हमारा न्यूक्लियस है और वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, वो कुलामिक फोर्स के कारण खींच रहा है। तो चाहे मैक्रो लेवल पे, मैक्रो यानी बहुत बड़े पैमाने पे, दो ग्रहों के बीच बात की जाए तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और माइक्रो लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स मायने नहीं रखता, क्योंकि चार्जेस के मास कम है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस मायने रखते हैं। तो यहाँ पे कुलाम ने अगर ये बातें नहीं बताई होती तो हम इस जगह पे नहीं पहुंचे होते। हजारों लाखों वैज्ञानिकों की छोटी छोटी योगदानों को लेकर के बड़ी बड़ी चीजें बनी हैं, और आने वाले भविष्य में तुम्हें पता भी चलेगा कि बहुत सारी चीजें एक मिरेकल हो गया है ना। तो ये एक बात थी, तो समझना, तो बहुत सड़े हुए तरीके से मत पढ़ना। चलो, तो शुरू में देखो चार्जेस कितने थे, Q और 2Q थे, फोर्स कितना था भाई, K 2Q बाई डी स्क्वायर, ऐसा था, ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है तुमने दोनों ओर कितना चार्ज जोड़ दिया, Q/4 जोड़ दिया, ठीक ना। इफ चार्ज Q/4 इज एडेड, दोनों ओर जोड़ दिया, तो 5Q/4 है 9Q/4, दोनों का मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया 45/16 KQ/d²। लेकिन हमें आंसर तो F के टर्म में देना है, क्योंकि हमें F गिवन था, F गिवन था, आंसर F के टर्म में देना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि F की वैल्यू KQ/2Q/d² थी, KQ/d² थी, तो 2 इंटू 2 किए, ये टोटल चीज F हो गई, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 45/32 F हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आओ, देखो क्या कहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, पढ़ो मुंह खोल के, मुंह खोल के प्रॉब्लम पढ़ो। इफ चार्ज -Q/4 इज एडेड टू ईच चार्ज देन, है ना, -Q/4 ऐड कर रहे हो, तो मतलब प्लस माइनस ऑफ Q/4, है ना। यहां भी 2Q प्लस -Q/4, ऐसा हुआ ना, बोलो कितना आएगा, करोगे अपने से, करोगे अपने से करके दिखाओ हमको, समय है 1 मिनट, अपने से करोगे 1 लाख रुपया देंगे तुमको, जो करेगा अपने से उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इक्वल टू 3/4, दिस इज इक्वल टू 7Q/4। Q में -Q/4 ऐड किए तो ये आ गया, 2Q में -Q/4 ऐड किए तो ये आ गया, नया फोर्स F' जो है वो KQ1Q/4 इंटू 7Q/4/d², दूरी वही रखी गई है, क्या आ गया 21/16 KQ/d²। देखो अपने से करो, अपने से करो,
अब देखो के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, देखो के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर की वैल्यू थी एफ बाई टू। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख देंगे एफ बाई टू, एफ बाई टू, तो ये आ जाएगा 21/32 एफ। दोनों में किसको बात समझ में आई, हाथ उठाओ जरा। ठीक है, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कर रहा है बच्चे, ध्यान देना। प्रॉब्लम ये था, चार्ज Q था और चार्ज 2Q था, बीच की डिस्टेंस D थी, फोर्स F था। तुमने F को कहा KQ2Q बाई डी स्क्वायर। कई बार कलम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चार्ज माइनस Q जोड़ दिया तुमने, तो माइनस Q जोड़ोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, Q में माइनस Q जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये चार्ज जीरो हो जाएगा। जब एक चार्ज ही जीरो हो गया तो फोर्स क्या आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। फिर बोला चार्ज -2Q ऐड किए तो अगले बार जब -2Q ऐड करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो। फिर से फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, ठीक है। चलो पांचवा क्या कर रहा है, पांचवा क्या कर रहा है, पांचवा कर रहा है कि अगर चार्ज Q बाई 4 इज रिमूव, ध्यान देना एक 2Q था और एक Q था, राइट, बीच की दूरी D है ना। और अगर जो है, अगर ये बोल रहा है कि चार्ज Q, बीच की दूरी D है, फोर्स किस चीज को बोल रहा था, वो F किस चीज को बोल रहा था, F बोल रहा था कि Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, इसको वो F बोल रहा था। अब क्या किया तुमने, एक से Q बाई 4 रिमूव कर दिया और अगले में Q बाई 2 ऐड कर लिया। अब देखो तमाशा होगा, ये नीट का प्रॉब्लम है, ये नीट का प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे तुम एग्जाम के तरफ मुड़ने लगे, ठीक है। Q बाई 4 को रिमूव कर दिया, Q में से Q बाई 4 को रिमूव कर दिया, और नेक्स्ट क्या किया, Q बाई 2 ऐड कर दिया, यहां पे 2Q में बाई 2 को ऐड कर दिया, देख रहे हो, एक में से, और डिस्टेंस को भी आधा कर दिया। ध्यान दो, अब की तीन परिवर्तन कर दिया गया है, अब की तीन परिवर्तन कर दिया गया है, क्या क्या, किसको बात समझ में आई, हाथ उठाओ जरा, ठीक है। चार्ज Q था, चार्ज 2Q था, फोर्स F ये बोल रहे थे, तीन परिवर्तन किए गए, इसमें से Q बाई 4 हटा दिया गया, इसमें 2Q में Q बाई 2 जोड़ दिया गया, और यहाँ पे D को आधा कर दिया गया। तो नया चार्ज क्या हो गया भैया, यहाँ पे बाई 4, यहाँ क्या आ गया 5Q बाई 2, डिस्टेंस तो D बाई 2 है ही, है ना। चलो निकालते हैं कितना हुआ, F डैश इज इक्वल टू K Q1 यानी 3Q बाई 4 इंटू QT इज 5Q बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 का स्क्वायर। अब केवल कैलकुलेशन बाकी है, ध्यान रखो तुम जो है किस चीज को बोल रहे थे, F इज इक्वल टू के क्यू टू क्यू, क्यू इंटू टू क्यू बाई डी स्क्वायर, इसको F बोल रहे थे, तो ये 2 उधर भेज दोगे तो के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर की वैल्यू F बाई 2 हो गई। देखो के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर की वैल्यू F बाई 2 हो गई। तो देखते हैं, 3 बाई 4 था ही अपना, 5 बाई 2 था ही, ध्यान देना अब धीरे धीरे चीजें बड़ी होने लगी।
3/4 था, 5/2 था, और नीचे क्या था, 1/4 था। ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा, इंटू F/2। के क्यू क्यू की जगह, के क्यू क्यू बाई डी स्क्वायर की जगह F/2 रख दिए। कितना आ गया, 15/4F। ये आएगा आंसर। तुम दोनों में से, तुम लोगों में किससे हो जाता, हाथ उठाओ जरा। हो जाता, तो चलो, ये तो चलो सीख लो, इसको पहले अपने से करो, अपने से करके आगे बढ़ो तब करें। समय नष्ट नहीं करो, इसको करो फटाक से। किसको समझ में आया, हाथ उठाओ। जो बच्चा सुल्तानगंज में है, इसको शीट मिली है कि नहीं मिली है? चलिए लिखिए, करिए। बहुत सुंदर प्रॉब्लम्स बन जाते हैं अचानक से। कॉन्सेप्ट वही होता है, सिंपल, थोड़ा सा मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मिलाते हैं, एक नया प्रॉब्लम तैयार होता है। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मूल कॉन्सेप्ट जो हमारा वो है, जैसे जैसे प्रॉब्लम कह रहा है हम वैसे वैसे करते चलें। हमें बोला इसमें से घटाना है, मैंने घटा दिया। इसमें जोड़ना है, मैंने जोड़ दिया। दूरी को आधा कर दिया, दूरी को आधा कर दिया। सिंपल फार्मूला लगा दिया और कैलकुलेशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट प्रॉब्लम आप खुद से कीजिए, और समय मैं दे रहा हूं आपको उसमें 2 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इससे ज्यादा नहीं आता है नीट में। ठीक है, तुम किसी भी चैप्टर को थोड़ी देर बाद उठाओगे, पाओगे कि, हाँ, चलो। अच्छा, अब परसेंटेज आ गया, ध्यान देना जरा, ध्यान देना। शब्दों का फर्क है, सुनना ध्यान से। कोई क्वांटिटी ए है, ए इज इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज यानी बड़ा होना, इंक्रीज्ड बाई, और बोले ए इज इंक्रीज टू। इन दोनों शब्दों को पकड़ना, हिंदी में बोलेंगे उसे इस संख्या से और इस संख्या तक। ठीक है, ए इज इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, और तुम इंक्रीज टू, मान लो कुछ 2 टाइम, इंक्रीज टू 3 टाइम्स। क्या बोलोगे तुम, ध्यान देना। इंक्रीज बाई का मतलब हुआ, या तुम परसेंटेज में अगर ना जाओ, थोड़ा और इसको आसान कर लो, इंक्रीज बाई एक्स, इंक्रीज 2x, ऐसा बोल दे। तो क्या बोलोगे, इंक्रीज बाई का मतलब वो संख्या जितनी थी उतनी तो रही ही, उसमें और x जुड़ गया। बात समझ में आई? और इंक्रीज 2x का मतलब कि a से बढ़ा के x कर दिया गया, यहां फाइनल वैल्यू x हो गई, है ना। दोनों के शब्दों में फर्क है, केमिस्ट्री में ये तुमको बहुत ज्यादा मिलेगा, इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू, राइट, इन दोनों में फर्क है। अच्छा, दूसरी चीज, हमें लगता है कि परसेंटेज वाला चैप्टर और फ्रैक्शन वाला चैप्टर और दशमलव वाला चैप्टर, डेसिमल वाला चैप्टर, ये तीनों एक ही है। जिसे तुम डेसिमल में 0.1 बोलते हो, उसे तुम फ्रैक्शन में 1/10 बोलते हो, और परसेंटेज में 10% बोलते हो। लेकिन हमें स्कूलों में अलग अलग चैप्टर की तरह पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं 0.25, तो फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, 1/4, और परसेंटेज में क्या लिखूंगा, 25%। और हमेशा फ्रैक्शन में समझना चीजों को आसान होता है। जब मैं बोलूं 25%, तो तुम समझना 1/4। जब मैं बोलूं 10%, तो समझना 1/10। जब मैं बोलूं 50%, तो तुम समझना 1/2। राइट, अब तुम सवाल पे आओ, देखो क्या कर रहा है। सवाल ये कह रहा है तुम्हारा, ध्यान दो। पहले ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ये था कि Q और Q, 2Q, सॉरी,
2q और q d दूरी पे थे, फोर्स F था, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तुमने दोनों को 25% रिड्यूस कर दिया। क्या बोल रहा है? रिड्यूस्ड बाई 25%। रिड्यूस यानी घटा देना, और बाई का मतलब कि उतनी संख्या घटा दी गई, है ना। इसको मैं हिंदी में भी करके दे दूंगा अगले बार, वैसे बड़ी सामान्य सी अंग्रेजी है, ठीक है। रिड्यूस्ड बाई 25%। तो मैंने कहा 25% देखते ही मतलब क्या हुआ? 1/4। बोलो, 1/4। तो 25% हुआ, तो चार्जेस आर रिड्यूस्ड बाई 25%। तो जो क्यू था उसमें से 1/4 क्यू घटा दो। इसी तरह यहां पे जो 2q था उसमें से 1/4 क्यू 2q घटा दो। वेरी सिंपल। रिड्यूस करने का मतलब घटा देना, और 25% का मतलब हुआ 1/4। तो क्यू में से तुमने रिड्यूस कर दिया 25%, मतलब 1/4। यहां भी 2q में से रिड्यूस कर दिया 2q का 1/4। ये कितना आ गया? 3q/4। और ये कितना आ गया? 4 दूना 8 में से गया 2q माइनस क्यू, ये q/2 हो जाएगा बेसिकली, तो 3q/2 हो जाएगा। चलो, अब नया फोर्स देखो कितना आ रहा है, F डैश। इस प्रॉब्लम को तुम अभी खुद से करोगे। F डैश इज इक्वल टू K Q1 3q/4 इंटू 3q/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी वही रह गया, है ना। लेकिन तुम K Q/d स्क्वायर को F/2 बोल रहे थे, ध्यान दो। तो 3 तरीके 9/8, 9/8 ये हो गया कैलकुलेशन, 9/8। और K Q/d स्क्वायर को F/2 बोल रहे थे, तो ये हो गया 9/16। F आएगा आंसर। ये अच्छा खासा सवाल है ये, तो इसका आंसर आएगा F/16। खुद से करके देखो, आ रहा है? इसका आंसर F/16 आएगा, इस वाले का, रिड्यूस्ड बाई 25%। खुद से करो, खुद से करो बच्चे, खुद से करो। एक घंटा हो गया, एक घंटा और। इस शीट के आंसर भी लिखते रहो, घर पे जाके एक दफे खुद से ट्राई करना, चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है। चलो, अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है कि इफ चार्जेस आर रिड्यूस्ड बाय, नहीं, रिड्यूस टू। अब देखो, चार्जेस Q और 2Q थे, बीच की डिस्टेंस D थी, राइट। तुम उनको बोल रहे थे F वॉज इक्वल टू KQ2Q/d स्क्वायर। अब तुमने उनकी रेड्यूस यानी घटा दिया टू 25%, वैल्यू को 25% घटा दिया, 25% तक, है ना। तो Q तो घट के क्या हो गया?
क्यू का 25% क्यू बाई 4, और ये भी घट गया 2q का 25% यानी 2q बाई 4, यानी कितना 2q बाई 4 यानी q बाई 2, और डिस्टेंस d वही रह गई, तो नया फोर्स f डैश क्या आ जाएगा k q1 q2 बाई डी स्क्वायर। ये हो गया k q बाई डी स्क्वायर को तुम f बाई 2 बोल रहे हो, यहां से कितना हो गया 1/8 तो हो ही गया, 1/8 हो गया, और k q बाई डी स्क्वायर को तुम f बाई 2 बोल दो, कितना हो गया f बाई 16 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर f बाई 16 आ जाएगा। तो रेड्यूस टू और रेड्यूस बाई में फर्क है, ठीक है। अब ये 8वां बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम हो गया है, 8वां बहुत ही अच्छा और सजग प्रॉब्लम, सजग लोगों के लिए है, ठीक है। और जो है जो बेहोश लोग होंगे वो नैया ले डूबेंगे 8वें में, ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ो, मुंह खोल के पढ़ो इसका 8वां प्रॉब्लम, पढ़ो मुंह खोल के पढ़ो बच्चे। इफ देखो इफ लेफ्ट चार्ज इज इंक्रीज्ड बाई 25%, अगर जो है लेफ्ट वाला चार्ज, पहले क्या था ये 2q था और ये क्या था q था, बीच की डिस्टेंस दी थी, f किस चीज को बोल रहे थे तुम k q इंटू 2q बाई डी स्क्वायर को तुम f बोल रहे थे, ठीक है ना, ऐसा हुआ। अब क्या हुआ, नए चार्ज को लेफ्ट चार्ज इज इंक्रीज्ड बाई 25%, लेफ्ट वाला चार्ज q का और बढ़ गया, q इंक्रीज्ड बाई 25%, और राइट वाला चार्ज डिक्रीज टू 25%, यानी इसका 25% मतलब 1/4, यानी 2q बाई 4 यानी कितना q बाई 2, राइट। ये आ गया 5q बाई 4, राइट, बीच की डिस्टेंस है d, तो नया चार्ज हो जाएगा फोर्स k q1 q2 बाई डी स्क्वायर, ये आ गया नीचे 5/8, 5/8। अब तुम k q बाई डी स्क्वायर को क्या बोल रहे थे f बाई 2 बोल रहे थे, तो नया आंसर आ जाएगा f बाई, नहीं डी भी कुछ हो गया ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड बाई 25%, ओके, डी भी घट गया ना 25%, d माइनस डी बाई 4 हो गया, ऐसा हो गया, 3d बाई 4 हो गया ये, तो यहाँ 3d बाई 4 का होल स्क्वायर लिखोगे, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 5/8 डिवाइडेड बाई 9/16 इंटू k q बाई डी स्क्वायर की जगह लिखोगे f बाई 2, 9/16 उल्टा होके 16/9 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 दूना 16 हो गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 5/9 f, ठीक है, आंसर तुम्हारा हो जाएगा 5/9 f। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मैं दावा करता हूं कि तुम एकदम बिना सजग आदमी को अगर दिखाओ ये सवाल, है ना, बिना सजग आदमी को ये सवाल दिखा दो पक्का गलती करेगा। इसकी भाषा समझो, लेफ्ट चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 25% and right charge is decreased to 25% and distance between them is reduced by 25%, तो नया चार्ज क्या हो गया, पूछा है परसेंटेज चेंज कितना हुआ, ध्यान देना, नया चेंज, नया जो चार्ज था, नया जो फोर्स था वो पहले का फोर्स f था, नया फोर्स 5/9f हो गया। कभी भी परसेंटेज चेंज पूछता है तो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100%, राइट। फाइनल वैल्यू कितनी है दोस्त 5/9f माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी थी f डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू 5/9f इनटू 100%, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 9 माइनस ऑफ 4/9, एफ तो कैंसिल हो जाएगा, बाई 5/9 इंटू 100%, राइट, ये 9 कट गया, माइनस ऑफ 4/5 इंटू 100%, यानी कितना हो गया 5 से 20 पर गया, माइनस 80% इसके में चेंज आ गया। वही छोटा सवाल धीरे धीरे बड़ा होते होते काफी बड़ा बन जाता है, वही कूलॉम्स लॉ, सवाल कुछ नहीं है, ये तो तुम कक्षा 10 में 9 में तुम पढ़े होगे। अगर मैं कह दूं कि कुछ संख्याएं हैं f इज इक्वल टू ए बी बाई सी स्क्वायर, ए को तुमने इंक्रीज्ड बाई
ए को तुमने बढ़ाया, ए को तुमने 25% बढ़ाया, अब बी को 1/4 कर दिया, 1/4 किया, और सी को 25% घटाया। सोचो कितना अच्छा प्रॉब्लम है। तुमने ए को 25% बढ़ा दिया, बी को 1/4 कर दिया, और सी को 25% घटा दिया। तो पूछा है कि बताओ एफ में कितना चेंज होगा, बताओ एफ में कितना परसेंट चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा। ध्यान दो, 25% तुमने बढ़ा दिया, यानी ए तो था ही, 25% और बढ़ा दिया, 25% का मतलब 1/4, a/4 हो गया। तुमने इसको 1/4 कर दिया, बी था, बी का 1/4 कर दिया, यानी तुम इसको 25% पे कर सीमित कर दिए। 1/4 कर दिया तुमने, मतलब इसको 25% पे सीमित कर दिए, तो ये b/4 हो गया। और c को तुमने 25% घटा दिया, तो c में से c/4 25% तुमने घटा दिया। ठीक है, तो नया a कितना हो गया, 5a/4, नया b कितना हो गया, b/4, नया c कितना हो गया, 3c/4। तो सोचो नया f' क्या होगा, a की जगह क्या लिखोगे, 5a/4 लिखोगे, b की जगह क्या लिखोगे, b/4 लिखोगे, और c की जगह क्या लिखोगे, 3c/4 लिखोगे, इसका स्क्वायर लिखोगे। ये कितना आ गया, 5/16, यहां नीचे भी 16 आ जाएगा, तो 16 16 कट गया, 5/9 ab/c²। ab/c² को तुम f बोल रहे थे, ab/c² को तुम f बोल रहे थे, राइट। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली होते हम लोग क्लास 12th में है, लेकिन हमसे पूछा जाता है कक्षा 9 का सवाल, उसको पैजामा पहना दिया जाता है कुछ और। यानी तुमसे सवाल ये पूछा गया कि f बराबर ab/c² करके कोई हमने तुमको दिया, a को मैंने 25% बढ़ा दिया, 25% का मतलब हुआ 1/4, तो a + a/4 कर दिया, b को मैंने 1/4 कर दिया, तो वो b/4 हो गया, और c को मैंने 25% घटा दिया, तो c में से c/4 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3c/4 हो गया। पूछा है बताओ f में कितना परसेंट चेंज होगा, राइट। तो नया वाला a कितना हो गया, 5a/4, b नया वाला कितना हो गया, b/4, c नया वाला कितना हो गया, 3c/4। ठीक है, तो f' कितना हो गया, a की जगह a/4, b की जगह b/4, c की जगह 3c/4। तो 5 तो अलग कर लिए, यहाँ 16 16 कट गया, 5/9 आ गया, और ab/c² को तुम f बोल रहे थे। ध्यान दो, तुम्हारा f परसेंटेज चेंज हमेशा कितना होता है, जब भी परसेंटेज चेंज पूछे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल यानी प्रारंभिक, बाई इनिशियल वैल्यू 100%। ये बात ख्याल रखना, फाइनल मतलब अंतिम, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, राइट। तो ध्यान दो, तुम्हारा शुरू में क्या था, f था, बाद में क्या आ गया था, 5/9f आ गया था, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई बताओ, 5/9f माइनस इनिशियल वैल्यू क्या आ गई, f डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू f, है ना। ओह, हम लोग गलती कर यहाँ, हाँ ठीक है, चलो करते हैं, कितना आ गया, कितना आ गया, तो ये कितना आ गया देखो तुम्हारा, ये आ गया, ये आ गया -4/9, -4/9, राइट, ओके, इंटू 100%, है ना, इंटू 100%, आंसर आएगा हमारा -400/9%। इसके आगे जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे हम लोग यहाँ इनिशियल लिखना चाहिए था, यहाँ हम लोग को इनिशियल लिखना चाहिए था, तो इनिशियल लिखोगे तो इनिशियल कितना था बोलो, इनिशियल था, इनिशियल तो f ही था, तो बात वही हो गई, -4/9 इंटू 100%, तो कितना परसेंटेज चेंज आ गया, -400/9%। तो बड़े ताज्जुब की बात है कि हमें पूछता तो कूलॉम्स लॉ है, लेकिन हमारे पुराने ज्ञान में कुछ नई चीजें विज्ञान की मिला देता है और हम घबरा जाते हैं।
तो 8वें प्रॉब्लम को तुम जरा मुंह खोल के पढ़ो और सोचो कैसे होगा। इसे मैंने 2 बार कराया है। 8वां प्रॉब्लम मुंह खोल के पढ़ो। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, दिमाग में बहुत सजगता चाहिए। एक एक शब्द का मतलब होता है, फिजिक्स में एक एक शब्द का मतलब होता है। मुंह खोल के पढ़ो क्या लिखा है। इफ लेफ्ट चार्ज इज इंक्रीज बाई 25%, मतलब उस वैल्यू में और जोड़ दोगे। एंड राइट चार्ज इज डिक्रीज टू 25%, मतलब वो घट करके 1/4 आ गया। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस बाई 25%, टी माइनस डी बाई 4 आ गया। तो पूछा है कि नई वैल्यू कितनी होगी और परसेंटेज चेंज कितना होगा। पल्ले पड़ा कुछ, हाथ उठाओ जरा जिसको समझ में आया। झूठ झूठ हाथ उठा रहे हो तुम लोग। चलो अब देखो, एक बड़ा सुंदर सा सवाल है, पिछली बार बात हुई थी, देखो आंसर दे रखा है। कोई हाइड्रोजन एटम है, सिंपल एक प्रोटॉन से और एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर हाइड्रोजन एटम बन जाता है। एक प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से मिलकर हाइड्रोजन एटम बन जाता है, ठीक है ना। पूछा है एफ इलेक्ट्रिकल बाई एफ ग्रेविटेशनल कितना होगा, ठीक है। अब बीच की दूरी 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ये क्या हो गया, ठीक है। ध्यान दो, अब बहुत मजे की बात है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के पास मास है, इसलिए दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। जैसे दो ग्रह एक दूसरे को खींचते हैं, इसी तरह दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, है ना, क्योंकि दोनों के पास मास है और दोनों के पास चार्ज है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए भी ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। तो मास होने के कारण एक दूसरे को खींचेंगे, तो एफ ग्रेविटेशनल हो गया वो, राइट। और चार्ज होने के कारण खींचेंगे तो एफ इलेक्ट्रिकल हो गया वो। एफ ग्रेविटेशनल कितना हो गया बोलो, ये होता है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, कक्षा 11 में पढ़े होगे। और एफ इलेक्ट्रिकल कितना हो गया बोलो, एफ इलेक्ट्रिकल हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा हो गया, राइट, ठीक है। मजे की बात है कि एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में दो तरह के फोर्सेस एक्ट करेंगे। कौन कौन, मासेस की वजह से जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो ग्रेविटेशनल हुआ, और चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिकल हुआ। नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रिकल हुआ, बैठ जाओ बेटा। चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस हुए वो इलेक्ट्रिकल हुआ, राइट। तो क्या लिखेंगे बोलो, ग्रेविटेशनल इतना हो गया, इलेक्ट्रिकल इतना हो गया। तो डिवाइड करो, तुमसे क्या पूछा है, देखो पूछा है इलेक्ट्रिकल बाई ग्रेविटेशनल कितना होगा। चलिए तो एफ ई बाई एफ जी करते हैं। एफ ई बाई एफ जी कितना हो गया बोलो, इज इक्वल टू, तुम्हारा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस बाई दिस, के Q1 Q2 बाई Gm1m2। अब एक बड़ा भयानक सा कैलकुलेशन आने वाला है, चलिए। तो एफ ई बाई एफ इलेक्ट्रिकल बाई एफ ग्रेविटेशनल निकालना है। ये आ गया था बच्चे के Q1 Q2 बाई Gm1m2, राइट, ऐसा आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, तो कितना आ गया, के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। चार्ज दोनों पे इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई, तो ठीक है मैं लिख देता हूं चार्ज, तो मैं लिख ही देता हूं चार्ज कितना होता है। चार्ज हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.7 इंटू 10⁻11 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक मास इलेक्ट्रॉन का होगा कितना 9.1 इंटू 10⁻31 और एक मास प्रोटॉन का होगा, प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27। इतना छोटा सा चीज है, आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास इतना किलोग्राम होता है, प्रोटॉन का मास इतना किलोग्राम होता है, चार्जेस दोनों पे बराबर होते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं ध्यान से देख लो, एक लाइन में कैलकुलेशन। 10 की पावर माइनस इसको ऊपर ले जाओगे, 10 की पावर -39 को ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा 10 की पावर 12, ऊपर ले जाओगे तो इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा प्लस 27 में से 9 गया 8 हो जाएगा। तो ये और ये तो गए काम से, अब ये बचा +9,
ये बच गया। अब ये 1.6 इस 1.6 से चला गया, है ना। इस 9 को इस 9 से मार दो, करीब करीब आंसर वही आएगा। 16 को 16 चौके 64, 4 बार ये जाएगा, तो लंप सम हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि और ये -11 छूट गया है, इस -11 को ऊपर लेके जाओ, +11 हो गया, और नीचे बच गया 4, तो 1/4, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर, देखो 12, 8, 20, 9, 29 और 11, 40, ये आ गया 2.5 इंटू 10 की पावर 39। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा है, कई खरब खरब खरब, देख रहे हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है भैया वो तुम्हारे ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है, तभी तो कंघी को बालों में रगड़ते हो ऐसे, और यहाँ कागज के टुकड़ों को वो उठा लेता है। पृथ्वी इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रही है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा है तभी तो उठा लेता है, बोलो, बहुत ज्यादा है, कई खरब खरब गुना ज्यादा है, राइट। तो देखो आंसर आ रहा है क्या अपना, आंसर 10 की पावर 30, वही आंसर जो अपना आ रहा था, हम लोगों ने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया था इसलिए ऐसा हुआ। बाकी प्रॉब्लम आपकी शीट में है, ये आप करिएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम अच्छा है 31, चलिए इसको बाद में देखेंगे। एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ठीक है। एक शीट तुमको दूसरी भी दी गई होगी, बड़ी खूबसूरत शीट है जिसमें कि चार्जेस की बात की गई है, फील्ड लाइंस की बात की गई है। माइकल फैराडे ने पहली बार फील्ड लाइंस की बात की, ध्यान दो, फील्ड लाइंस क्या होती हैं? विद्युत बल रेखाएं जिसे तुम बोलते हो, विद्युत बल रेखाएं, या तुम कह लो बल रेखाएं। बल रेखाएं विद्युत की भी होती हैं और ग्रेविटी की भी होती है, गुरुत्व की भी होती हैं, ठीक है। तो तुम कहते हो ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, ये लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्सेस, या इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो दो तरह के। अब होता क्या है, ध्यान देना, ये इतना ज्यादा मजेदार है, आईटी जेई में पूछा था एक बार, एक क्या कई बार पूछा है, जेई मेन में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, ध्यान देना। जैसे राजा रामचंद्र की तुम फोटो देख रहे होगे, आजकल तो कंप्यूटर से लगा रहे हैं कि ये जो है राजा रामचंद्र हैं, कोई भी राजा है, कई तरह के राजा हैं, और इस तरह से है ये, तो ऐसा ऐसा बना देते हैं सब। मैं भी अपनी एक फोटो बनवाया हूं इसी तरह से, मैं भी अपनी एक फोटो इसी तरह, तो ऐसी फोटो क्यों बनवाते हैं? बस इसलिए कि हाँ भाई वो आम इंसान नहीं है, के पास जरा रोशनी निकल रही, उनके चेहरे से बड़ा तेज टपक रहा है, राइट, एग्जैक्टली। चार्जेस के साथ भी ऐसा ही होता है, प्लस क्यू चार्ज से हम मानते हैं ऐसा, वो हम उसको समझने का वो अदृश्य है, दिखता नहीं, लेकिन उसको समझने की एक कोशिश है जो माइकल फैराडे ने की है, जिस आदमी ने बिजली का आविष्कार किया उसी ने बात भी कही, भैया इससे लाइंस निकल, दिखती तो नहीं है लेकिन समझने के लिए हम इसका उपयोग, लाइंस निकल। और कुछ चीजें तुम जान लो, जब तुम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ते हो ना, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 होती है, ठीक ना। 11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, ये उसका डायमेंशन होता है। एग्जैक्टली जब तुम इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारा जो है एक के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलाम स्क्वायर, राइट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। तुम्हें ताज्जुब होगा ये सोच करके कि अभी आदमी लोग बहुत चैन से बैठे हुए थे, समझना बात को, आदमी लोगों ने मैकेनिक्स खोज ली थी, वैज्ञानिकों ने कि भैया हम तो मैकेनिक्स खोज चुके हैं, हम तो जो है क्या बोलते हैं, हम तो भाप बना लेते हैं, भाप से इंजन बना लेते हैं,
और हम तो बिजली बना लेते हैं, ये सब चलो बना लेते हैं, और जो है हम हीट यूज कर लेते हैं, हम हीट इंजन बना सकते हैं, कई तरह के इंजन हम बना सकते हैं। आदमी लोग अभी चैन से बैठे थे। एक अकेला आदमी जिसने सारा फर्क पैदा किया, वो किया माइकल फैराडे ने और क्लर्क मैक्सवेल ने। मैक्सवेल के तो इतने एहसान हैं आदमियों, वैज्ञानिकों के इतने एहसान हैं, ठीक है। ये अभी बिजली 2 घंटे जाती है तो हम इतने बेचैन हो जाते हैं, और सोचो कभी बिजली रही ही नहीं होगी इस धरती पे तो क्या होता होगा। राजा लोग मजे से शरबत पीते होंगे, जो गरीब हो मरे, राजा जी को शरबत बनाए लेकिन पी नहीं सकता है, ठीक है। मैक्सवेल ने सारी चीजें उलट पुलट कर दी। बड़ी खूबसूरत बायोग्राफी है मैक्सवेल की, मैक्सवेल के बारे में बड़ी खूबसूरत एक किताब है। क्लर्क मैक्सवेल कम उम्र का आदमी, बहुत कम, गैलीलियो कम उम्र का आदमी, वो कम उम्र में आदमी सवालों से उलझ जाता है, बड़े सवालों से उलझता है। क्लर्क मैक्सवेल, ये क्लर्क नहीं था, वो क्लर्क वो उसका नाम था, उस तरह से क्लर्क मैक्सवेल, बाजार वाला क्लर्क नहीं था वो, ठीक है, उसका नाम था। एक फिल्म भी आ चुकी है जो आपको देखनी चाहिए, वैज्ञानिकों के जीवन पे फिल्में भी आ चुकी हैं, देखनी चाहिए। स्कूल के मास्टर जो पढ़ाते हैं उससे ज्यादा विज्ञान समझ, स्कूल के मास्टर विज्ञान के दुश्मन हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी की किताबें भी विज्ञान की दुश्मन। आप रट लेते हैं लेकिन एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन विज्ञान से कोई लेना देना नहीं रहता है। चलिए, एक आदमी ने 1904 में आत्महत्या की, सुसाइड किया। मुझे लगता है लोग सुसाइड क्यों करते हैं, जीवन खुद छोटा है, खुद आदमी मर जाएगा, लेकिन लोग सुसाइड करते हैं, बहुत समझदार लोग होंगे। उस आदमी का नाम था बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन आदमी का नाम था। ये एक वैज्ञानिक था, 1904 में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया गया। पहले लोग घोड़े पे दांव लगाते थे, घोड़े पर दांव लगाते थे कि ये वाला घोड़ा जीतेगा, कि ये वाला जीतेगा, कि ये वाला जीतेगा। तो वहां पे जितने सट्टेबाज होते थे वो सब इकट्ठे होते थे, घोड़ों पे सट्टे लगाए जाते थे। तो प्रोबेबिलिटी की, इसके जीतने की संभावना इतनी है, इस घोड़े के जीतने की संभावना इतनी है, जिसे आजकल आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। पहली बार बोल्ट्जमैन ने कहा कि ये जो मेरे आसपास गैस है जो दिख नहीं रही है, जो गैसेस है, कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, कुछ ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उस हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल में कुछ मॉलिक्यूल बहुत तेज दौड़ रहे हैं और कुछ बहुत धीमे दौड़ रहे हैं। क्लर्क मैक्सवेल ऐसा बोल रहा है, उसने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटी है। लोग उसका जर्नल में उसका लेख छपा, लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई कि मैक्स बोल्ट्जमैन पागल हो गया है, वो प्रोबेबिलिटी की बात क्वांटा इसमें कर रहा है, क्या नाम है, गैसियस स्टेट के लिए कर रहा है। बोल्ट्जमैन ने घबरा कर आत्महत्या कर ली। 1905 में उसको उसी काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, उसी काम के लिए, जिस काम के लिए उसने अपनी आत्महत्या की थी कि मैं गलत हूं, उसी काम के लिए साल भर बाद बोल्ट्जमैन को पुरस्कार दिया गया। और ये बोल्ट्जमैन कब्र में लेटा हुआ है, कब्र पे वो फार्मूला लिखा गया है जो उसने आविष्कार किया था, NKT, ये उसकी कब्र पे लिखा हुआ है। तो बड़ी त्रासदी है विज्ञान की, वैज्ञानिक बहुत जूझते हैं अपनी चीजों से लेकर के, ठीक है ना। तो आपको ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, एक संदर्भ है कि आपको पता होना चाहिए। पहली बार मैक्सवेल ने भी उपद्रव किया। मैक्सवेल, तुम अभी तक सोचते थे कि चुंबक बिल्कुल अलग चीज है, चुंबक बिल्कुल ही अलग चीज है। तुम अभी तक सोचते थे कि मैं कंघी से अपने बालों में कंघी करता हूं और यहां से उठा लेता हूं इसको, वो बिल्कुल अलग चीज है। और सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वो बिल्कुल अलग चीज है, लाइट बिल्कुल अलग चीज है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये मैग्नेटिज्म है। ऐसा लगता था कि ये 2-3 अलग अलग चैप्टर हैं, चुंबक का चैप्टर अलग चैप्टर है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंघी से कागज का उठाना वो अलग चैप्टर है, और लाइट का आना वो अलग चैप्टर है। मैक्सवेल ने कहा कि नहीं, तो एक ही है, तीनों चैप्टर ही एक है। वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों लाइट के अंदर होता है। लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये उसके दो मैनिफेस्टेशंस हैं, कि दो
अलग अलग प्रारूप है, फॉर्मेट जिसको आप बोलते हैं। दीज आर टू डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ लाइट, राइट। आप जब चाहे जिसको ऑन करना चाहे देख सकते हैं, चाहे नहीं देख सकते हैं। मजे की बात क्या है, अगर एक चार्ज अगर अकेला रेस्ट पर है तो वो क्या पैदा करेगा, चार्ज रेस्ट पे है तो इट कंस्टिट्यूट यानी पैदा करेगा या रखेगा, कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो ये वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। लेकिन अगर वही चार्ज वेलोसिटी v से आ जाए, मोशन में आ जाए, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। और ताज्जुब की बात है कि अगर उसी चार्ज को आपने त्वरण दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, कुछ और घटना घटने लगती है। एक्सेलरेशन दे दिया तो घटना ये घटती है कि वो एनर्जी रेडिएट करने लगता है। अब बड़े मजे की बात है, तुम जरा ध्यान से देखना, झंझट कहां हुई। अब क्या है कि रेस्ट और मोशन तो ये मैकेनिक्स के शब्द हैं। अगर आप चलेंगे, आप अगर रेस्ट पे हैं, मैं और आप दोनों रुके हुए हैं, तो आप मुझे रेस्ट पे दिखेंगे। अगर मैं चलना शुरू कर दूं तो आप मुझे चलना शुरू दिखाई पड़ने लगे। हम ट्रेन में जाते हैं, लगता है पेड़, बकरियां, खंबे सब पीछे भाग रहे हैं, वास्तव में चल हम रहे हैं लेकिन दिखता वो है। रेस्ट और मोशन दोनों मैकेनिक्स के शब्द हैं, है ना। लेकिन क्या, तो ये बात आई, इसको एक अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे घबराइएगा मत। रेफरेंस यानी परिचय, फ्रेम यानी वो चौखटा, जिस चौखटे से आप चीजों को देखते हैं, राइट। जैसे अगर मैं आदमी हूं तो मेरे देवता भी आदमी होंगे। मैं भगवान की फोटो बनाऊंगा तो आदमी जैसा बनाऊंगा कि ये देखो श्री रामचंद्र जी हैं, मेरी तरह ही हैं, इनका नाक ऐसा है, ये माला पहनते हैं, फला है, ढिका है। और अगर मैं घोड़ा हूं तो मेरे सारे देवता घोड़ा की तरह, हम लोग अगर घोड़े होते तो हमारे रामचंद्र जी घोड़े हैं की तरह बनते। आदमी का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचता है ना। हमने अपने सारे देवी देवताओं के आविष्कार किए हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं ने हमें बनाया है, वास्तव में मनुष्य ने देवी देवताओं के आविष्कार किए हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बड़ी चीज है। अगर मैं, इसका मतलब क्या हुआ, अब समझना एक बड़ी बात है। एक बस है, ये बस जा रही है, बस के अंदर एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, एक आदमी बस के अंदर है, एक आदमी बस के बाहर है। और जो आदमी, ये बस इधर जा रही है, जो आदमी बस के अंदर है वो तो कहेगा कि चार्ज रुका हुआ है, और जो आदमी बस के बाहर है वो कहेगा चार्ज चल रहा है। अगर जो रुका हुआ है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और ये वाला कहेगा कि ये चल रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। कौन सच है कौन गलत है, दोनों सच है, कोई गलत नहीं। वास्तव में अगर हम चार्ज के केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहें तो हम चार्ज के साथ अपने आप को रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे रख लेते हैं। अगर चार्ज मोशन में हमारे रिस्पेक्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं लाइट के अंदर। और बड़ी मजे की बात है कि मैक्सवेल ने ही ये स्टैब्लिश किया, ध्यान देना, ये बड़े ताज्जुब की बात है, रूट ऑफ 1/μ0ε0। घबराना मत कि ये बड़े बड़े शब्द क्या करोगे, कक्षा 12 में पास हो गए हो, भारत सरकार चाहती है तुम बड़े बड़ी वैज्ञानिक की चीजें पढ़ो। एक जमाने में जो पूरी दुनिया में एक लोग को आता था वो सबको पढ़ाया जा रहा है। चलो पढ़ो, क्या करोगे। एप्सिलॉन 0 में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शब्द है। और μ0 में 0/4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। का मतलब μ0 की वैल्यू हो गई 4 पाई × 10⁻⁷। अब मजे की बात है, पाई भी आ गया। अब पाई का एक अलग चक्कर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई का भी एक, पाई पे 2 घंटा में बात कर सकता हूँ, चक्कर आ जाएगा तुमको पाई के बारे में। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, नहीं होती। पाई कहां से आया, किस तरह से सोचा गया है, तो पाई भी इस इक्वेशन में देख रहे हो झमेला क्या है। पाई भी है, यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, एप्सिलॉन 0 है, μ0 है। तो ये मैग्नेटिज्म का शब्द है, ये मैग्नेटिज्म का शब्द है। और ये जो है स्पीड ऑफ लाइट है। अब पहली बार क्लर्क मैक्सवेल ने स्टैब्लिश किया। क्लर्क मैक्सवेल से पहले कुछ बड़े नाम, फ्रॉम फ्रेंच साइंटिस्ट, गॉस,
गॉस इसका नाम था, गॉस, इसे गणित का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज तक इससे बड़ा मैथमेटिशियन नहीं माना जाता है। आयलर भी थे, पास्कल भी थे, ब्लेज पास्कल, लेकिन गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। वास्तव में ये मैथमेटिशियन थे। गुलाम और गॉस के बाद और फैराडे ने जो नियम बनाए, माइकल फैराडे ने, और फैराडे के साथ एक दूसरे आदमी थे, हेनरी। हेनरी ने अलग प्रयोग किया, फैराडे ने अलग किया, गॉस अलग बात कर रहे हैं, गुलाम अलग बात कर रहे हैं। इन चारों की बातों को इकट्ठा मैक्सवेल ने नए आधार दिए। मैक्सवेल ने नई चीजें खोजी, कर्ल खोजा, डाइवर्जेंस खोजा, नई मैथमेटिक्स पैदा की, 4 इक्वेशन बनाए। इस तरह से न्यूटन ने 3 नियम बनाए थे मैकेनिक्स के, वैसे ही कुछ नियम मैक्सवेल ने भी बनाए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। तब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग नहीं रह गया, मैग्नेटिज्म अलग नहीं रह गया, एक बड़ा चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बात समझ में आई? तो कैसे तुम देख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और लाइट, और ये 4 साइंटिस्ट के काम थे मैक्सवेल ने। सबके जो मैक्सवेल जो है, ये सबके काम में सुधार किया, गलतियां थी उनको दुरुस्त किया, इन चारों के काम को एक में मिला दिया। राइट? तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि कहने का मेरा क्या मतलब है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यदि उसी वही चार्ज अगर बस में रखा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये रेस्ट में है, ये तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा। और वही चार्ज अगर यहाँ बी, ए वाला कहेगा कि अरे ये रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, बी वाला बोलेगा कि ये तो मोशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर रहा है। सही कौन है? दोनों सही है, क्योंकि चार्जेस का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ये। और पूरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों के 2 फॉर्मेट हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। इस शब्द को याद रखना। चार्ज क्यू के पास इलेक्ट्रिक फील्ड केवल नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ये को एग्जिस्ट करते हैं, का सह अस्तित्व, साथ साथ में ही रहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ना हो, साथ साथ रहते हैं। ये बात थोड़ी, तुमको थोड़ा नशा आना चाहिए जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, उसी पंखे के नीचे बैठे हो, उसी बिजली के नियम पता नहीं है, उसी के नीचे बैठे हो। उसी पंखे के नीचे तो गाय भी बैठी है, वो भी नहीं सोच रही है। उसी पंखे के नीचे तुम भी बैठे हो, तुम भी नहीं सोच रहे हो। गाय में तुम्हारे में बहुत फर्क नहीं है, फर्क ये कि तुम्हारे पास सींग नहीं है, पास सींग है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राइट? तो कहने का मेरा क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो 2 अलग चैप्टर्स माने जाते थे कि चुंबक हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हुआ और लाइट हुआ, ये 3 डिफरेंट चीजें हैं, नहीं, ये तीनों डिफरेंट नहीं है। राइट? बोल्ट्जमैन जिस चीज के लिए आत्महत्या करता है, उसी चीज के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। राइट? 1904 में उसने आत्महत्या की, तो 5 में उसी काम के लिए उसे नोबेल प्राइज दिया जाता है। कम से कम सैल्यूट तो बनता है यार कि हाँ, जिस आदमी ने, उसकी कब्र पे P=NKT लिखा गया। बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं जिनके गीत नहीं लिखे गए, जिन्हें जिन्हें पदक नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने अपना जीवन किसी बड़े बड़े महान उद्देश्य में लगाया, लगे रहे। ठीक है? तो मुझे ये कहना है कि ये सब चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। तुम्हें अगर नशा पाना है तो नशा धीरे धीरे मैं ले आऊंगा। ठीक है? मुझे लगता है कि आज समय जो है 20 मिनट अभी और है, चलिए और चल सकते हैं हम लोग। ध्यान देना, क्या तो आया ही नहीं, जाके देखो, करो जाकर। चलिए, तो जो माइकल फैराडे था, फैराडे ने 2 काम किए। फैराडे ने एक बात तो भैया बिजली का आविष्कार किया। फैराडे किसी स्कूल में गया, वहां पूछा गया फैराडे से कि आप बताइए बिजली की परिभाषा क्या है। फैराडे ने कहा कि परिभाषा वगैरह मैं नहीं याद रखता, मैं वैज्ञानिक हूँ, परिभाषा याद रखना स्कूल के मास्टर का काम है, मेरा काम बिजली पैदा करना है। मैं वैज्ञानिक हूँ, बिजली किस ढंग से पैदा होती है मुझे ये बताना है। फैराडे 6 साल, जीवन के आखिरी 6 साल पागल हो गया, लेकिन यूरोप में अपने वैज्ञानिकों को इतनी इज्जत देते हैं, जिस कुर्सी पे न्यूटन बैठता था उसी कुर्सी पे फैराडे को 6 साल पागल होने के बावजूद भी वो ऑफिस आता रहा, उसी कुर्सी पे बैठता रहा। उस आदमी ने जिसने बिजली का आविष्कार किया, वो आदमी अपने आखिरी के 6 साल पागलपन की हालत में बिताया। रोज ऑफिस आता था, झूठे ही लैब में कुछ कुछ करता रहता था, चलूल हरकतें करता था, लेकिन किसी ने पूरी यूनिवर्सिटी में नहीं बोला कि फैराडे तुम कुर्सी
कि जाओ, क्योंकि फैराडे ने इतना महान काम किया था, पूरी दुनिया को बिजली दी थी, और ये सम्मान दिया जा सकता था कि वो अगर 6 साल पागल हो गया है तब भी वो आके न्यूटन की दी गई थी, दिया गया। और मजे की एक बात और है कि फैराडे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं था, फैराडे अनपढ़ आदमी था, वो स्कूल नहीं गया था, बुक बाइंडिंग का काम करता था, और बाइंडिंग करते करते उसने किताबों को पढ़ना शुरू किया, और धीरे 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 फिर वो शायद प्रिस्ले के पास आया, एक साइंटिस्ट के पास आया, और फिर उसने जो है चीज़ों को खुद से पढ़ना शुरू किया। तो उसकी कोई फॉर्मल स्कूल एजुकेशन नहीं थी, है ना। फैराडे की कोई फैराडे की कोई फॉर्मल स्कूल एजुकेशन नहीं थी, कि कोई स्कूली शिक्षा नहीं थी, जैसा कि हम आज भी सोचते हैं कि स्कूली शिक्षा से बड़ी प्रतिभावान लोग पैदा होंगे। नहीं, उच्च प्रतिभा हमेशा स्कूलों से दूर रही है। डार्विन स्कूल गया नहीं, फैराडे स्कूल गया नहीं, आइंस्टाइन स्कूल गया नहीं, जेम्स वाट की हालत आप देख ही रहे हैं। तो जो उच्च प्रतिभा रही है वो हमेशा स्कूलों से दूर, जो औसत दर्जे के लोग हैं, जो जो स्कूलों में जाके रटना है, एसएससी का एग्जाम पा लेना है, आईआईटी में सेलेक्ट हो जाना है, तो हम औसत लोग हम इन नियमों का पालन करते हैं। और स्कूल जो है वो औसत लोगों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। स्कूलों में महान प्रतिभाएं पैदा नहीं हो सकती, या पैदा हुई भी हैं तो स्कूलों के बावजूद पैदा हो गई, इन स्पाइट ऑफ स्कूल, राइट। वरना वहां तो इस तरह के करिकुलम है कि क्या। रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल गए नहीं, जो आदमी क्लास 10th में फेल हो गया अपने बोर्ड में, क्लास 10th में रविन्द्रनाथ टैगोर फेल हो जाते हैं, सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना में निकाल के बाहर कर दिया जाता है स्कूल से। वो आदमी को उसके बाप जो है ले लेके फिर हिमालय घूमते हैं, और फिर उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो इतनी अच्छी कविताएं लिखता है, तो नोबेल प्राइज दिया जाता है। जब वापस वो अपने गांव आते हैं गीतांजलि लिखने के बाद, तो फिर सारे स्कूल के मास्टर लद के आते हैं ट्रेन से मिलने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी से भी मिलने को इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये इस पुरस्कार का सम्मान, और मुझे तो स्कूल ने फेल कर दिया गया था। सवाल ये उठा कि स्कूल फेल हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर फेल हुए। अज्ञेय जो है क्लास 12 तक पढ़े हुए हैं। उच्च प्रतिभाएं तुम खोजोगे तो बड़ी लिस्ट है एक लंबी, खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। माइकल फैराडे ने दो काम किए, एक तो बिजली का आविष्कार किया, दूसरी उस आदमी ने, फैराडे की जिंदगी बड़ी अजीब सी, राइट, और जो है बिजली का आविष्कार किया, और उसने फील्ड लाइंस की संकल्पना भी दी। फील्ड लाइंस मतलब क्या, बल रेखाओं की संकल्पना। वास्तव में बल रेखाएं होती ही नहीं है, ये हम समझने के लिए अप्लाई करते लगाते हैं। सुनना बात को ध्यान से। तो मैंने तुम्हें बताया कुछ चीज तो बिना जाने पूछे याद कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होगी भैया 9 इंटू पावर 9। क्यू 0/4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁻7 है। और इस एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं, नाम क्या है, परावैद्युतांक। हिंदी में तुम बोलोगे इसको इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मुझे हिंदी इसका नहीं पता, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और ये म्यू 0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी, इसकी भी हिंदी मुझे नहीं पता है, आप खोज सकते हैं इसको, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो ये एग्जाम में आ भी चुका है कि C इज 1/√μ0 स्पीड ऑफ लाइट। ये शब्द इलेक्ट्रोस्टैट का है, ये मैग्नेटिज्म का है, और ये जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तीनों अलग अलग चैप्टर नहीं है। पहली बार मैक्सवेल ने दिखाया कि जो गधे हैं उनको दुनिया अलग अलग दिखती है, लेकिन जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए दुनिया आपस में जुड़ी ही एक बड़ा, बहुत बड़ा एक संयोजन है, एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, राइट। लिख लिए। चलो, तुम्हें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी याद कर लेनी चाहिए, 8.85 × 10⁻⁻12, है ना। तुम्हें इसकी वैल्यू भी याद कर लेनी चाहिए, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, एक कूलम चार्ज से, एक कूलम चार्ज से कितनी लाइंस निकलती हैं, ध्यान रखना।
अचानक से तुमको पूरी मैकेनिक, पूरी इलेक्ट्रोस्टैट दिखनी शुरू हो जाएगी। एक कूलाम चार्ज से कितनी लाइंस निकलती हैं? एक कूलाम चार्ज से, मतलब एक कूलाम के आवेश से 1/ε0, 1/ε0 लाइंस निकलती हैं, राइट। 1/ε0 लाइंस निकलती हैं। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू इतनी है, यानी 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12, दैट इज 10⁻12/85। जरा मैं तुम्हें महसूस कराता हूँ, ठीक है। कहाँ से संख्याएं आई होंगी, कहाँ से फैराडे ने सोचा होगा? एक कूलाम चार्ज है, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्ज है ये, है ना। एक कूलाम चार्ज है। कल मैं चार्ज के बारे में बात करूंगा जरा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के। कितनी लाइंस? 1/ε0 लाइंस, 1/8.85 इंटू 10⁻⁻12, ऊपर चला गया 10⁻12, ये आ जाएगा, तो मान लो करीब करीब 10 भी मान लो, तो अप्रॉक्स 10⁻11 का ऑर्डर का आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, ढाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, मतलब एक कूलाम चार्ज से करीब करीब 10 अरब लाइंस निकल। दिखाने को हम 4-5 दिखा के छुट्टी पा लेते हैं, 10 अरब हम कैसे लिख, है ना। एक कूलाम चार्ज से कितनी लाइंस निकलती हैं? से 1/ε0 लाइंस निकलती हैं। तो चूंकि एक कूलाम चार्ज से 1/ε0, तो क्यू कूलाम चार्ज से Q/ε0, बोलो। और इसी Q/ε0 को डराने वाले फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। उसकी बात की जा सकती है, बहुत उलझा हुआ सा सब कुछ, ठीक है, लेकिन उलझाया नहीं जाएगा, ठीक है। बस हम ये समझे कि एक कूलाम चार्ज से 1/ε0 लाइंस निकलती हैं, तो क्यू कूलाम से कितनी निकलेंगी? एक कूलाम से कितनी निकलेंगी लाइंस? 1/ε0, तो क्यू कूलाम से कितनी लाइंस निकलेंगी? Q/ε0 लाइंस निकलेंगी। और बस लिखने के लिए लिख लेना कि ये फ्लक्स है। अब तुम आ जाओ उसके प्रेजेंटेशन पे। क्या होता है, ध्यान देना, तीन ही तो चीज होती है। मास होता है, मास तो प्लस माइनस होता नहीं, मास होता है, चार्ज प्लस क्यू होता है, और चार्ज माइनस क्यू होता है। मास पे लाइंस गिरती हैं, मास पे आकर के ग्रेविटेशनल लाइंस गिरती हैं, मास पे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। तुम बोलोगे टर्मिनेट होती हैं, और यहां से प्लस क्यू से लाइंस उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, प्लस क्यू से लाइंस निकलती हैं। ये बड़े मजे की बात है, डरना मत तुम। अचानक से धीरे धीरे तुम बहुत ज्यादा समझदार हो जाओगे, मजा आने लगेगा, चीजें दिखने लगेंगी। प्लस क्यू से लाइंस उत्सर्जित होती है, लाइंस, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा कोई टेस्ट लूंगा या धोऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, लाइंस उत्सर्जित होती है। और उत्सर्जित होने को हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं इमेनेट होती है ना। तो मास पे लाइंस टर्मिनेट होती हैं, उस पे गिरती हैं, और क्यू से लाइंस निकलती हैं, वो अनंत पे जाती हैं। अब अनंत क्या चीज है, इस पर भी मैं तुमको घंटा भर बोल सकता हूं। अनंत पे, पाई पे, जीरो पे, वन पे, ई पे, फाई पे, यही तो जिंदगी है, ये संख्याएं, ये संरचनाएं, राइट। ये अनंत से आती हैं और उस मास पे गिरती हैं, ये अनंत से, ये चार से निकलती हैं और अनंत पे गिरती हैं, और माइनस क्यू पर भी लाइन गिरती है। कुछ देख पा रहे हो, कौन कौन एक जैसा है? बहुत सुंदर, यानी बहुत बड़ा क्लू पा गए। ग्रेविटेशनल के बहुत सारे क्वेश्चंस, या इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे क्वेश्चन पोटेंशियल वाले, क्यू मास की जगह माइनस क्यू रख के तुम पालोगे। आईटी के सवाल आए हुए हैं, चीजें आसान हो सकती हैं। इन दोनों चैप्टर्स में एनालॉजी है, किनमें इलेक्ट्रोस्टैट में और ग्रेविटेशन में, ठीक है। ये तो तुमने लिख लिया, एक कूलाम चार्ज से 1/ε0 लाइंस निकलती हैं, ठीक है। ध्यान दो, आगे बढ़ो। अगर मैं दो चार्ज रख दूं यहां पे, एक चार्ज प्लस क्यू रख दूं, प्लस Q1 रख दूं,
और दूसरा चार्ज माइनस Q2 रख दूं। अब देखो तमाशा, छोड़ो 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 छोड़ो, कुछ और करता हूं। यहां पे Q1 रख देता हूं, यहां पे Q2 रख देता हूं। अब तुमको कुछ बताना है, बताना जरा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो जरा। दो चार्ज है Q1 और Q2, उनकी लाइंस ऐसे दिखाई गई हैं। क्या तुम बता सकते हो कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव? कौन पॉजिटिव है? Q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, क्योंकि Q1 से लाइंस टर्म इमेनेट हुई हैं, उत्सर्जित हुई हैं। Q1 नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। Q2 क्या है भाई? Q2 पे लाइंस गिर रही हैं, तो Q2 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोलो बच्चे, Q2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। अब पूछा है कि बताओ Q2 और Q1 में कौन बड़ा है? Q2 का मैग्नीट्यूड और Q1 का मैग्नीट्यूड, ये बताओ कितना है। तो ये डायग्राम के चित्र जो है ना, डायग्राम में जो रेखाएं हैं, ये किसी सिंबल की तरह यूज होती हैं, एक प्रतीक चिन्ह की तरह यूज होती हैं। ध्यान दो, यहाँ पे कितनी लाइंस है? होने को तो कुछ कई अरब खरब लाइंस निकल रही होंगी, लेकिन हम दिखाते हैं यहाँ पे सिर्फ कुछ इस तरह से। कितनी लाइंस निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Q1 से 10 लाइंस निकल रही हैं। Q2 पे कितनी गिर रही हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिर रही हैं। तो Q2/Q1 पूछा है, Q2/Q1 आ जाएगा, Q2/Q1 आ जाएगा कितना, 7/10, दैट इज 0.7। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत मजा आया होगा, ठीक है? और मजा आना चाहिए। विज्ञान कोई मुर्दों का खेल नहीं कि स्कूल के मास्टरों की तरह बैठा के रटो 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 रटो, समझे? जो कुछ नहीं करता वो नेता हो जाता है, स्कूल में मास्टर हो जाता है। क्या कर रहे हो, बोलिए? कहाँ से बोल रहे हैं? कोई बात नहीं है।